अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका थेरेपिस्ट हाफिज़ डॉक्टर करम उल मेमन। आज हमारी वीडियो सीरीज़ स्ट्रेचिंग में ये क्लास 4। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी में एक बात आपको समझाना रह गई थी, डायनामिक फ्लेक्स जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी जिसमें हम हाथ मोड़ कर कोई चीज़ उठा रहे थे, वो हमारी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक और टाइप होती है फ्लेक्सिबिलिटी की पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये अपनी किस्म कॉल्पी ने दोनों चीज़ें अलग अलग से डिफाइन की हैं, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को कहेंगे, जबकि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी पैसिव रेंज ऑफ मोशन को कह सकते हैं अगर आसान अल्फाज में हम समझना चाहें तो। जैसे कि मैं हाथ उठा रहा हूँ, कोई चीज़ मोड़ रहा हूँ, क्योंकि जॉइंट को क्रॉस करके कोई काम कर रहा हूँ, तो डायनामिक है ना, एक्टिवली मैं मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। और अगर अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ आपको रिस्ट जॉइंट की, ये मेरी जो हाथ देख रहे हैं आप, रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट हो रही है तकरीबन 70 डिग्री तक हो रही है। ये हमारी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है जो एक्टिवली परफॉर्म हो रही है। अगर मैं इसको दूसरे हाथ से जोर लगाऊँ और ये 90 तक पहुँचा दे, ये 70 से 90 20 डिग्री मैंने अचीव किया, ये मेरी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो जब हम असेसमेंट वगैरह करते हैं तो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन अलग शुमार करते हैं और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी या पैसिव रेंज ऑफ मोशन अलग शुमार करते हैं। इसमें एक और ये चीज़ समझने की है कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक हद तक है। किस हद तक के, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी 90 डिग्री तक है तो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी 90 डिग्री तक हो। ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी हो। ये सिर्फ तब होगा जब हमें बॉनी ब्लॉक यानी कि बॉनी एंड फील, हार्ड एंड फील मिला होगा। जैसे कि हमारे एल्बो एक्सटेंशन में ये चीज़ मिलती है कि एल्बो एक्सटेंशन में डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी दोनों एक जगह हो जाएंगी क्योंकि हमें बॉनी ब्लॉक मिल रहा है। लेकिन जितने भी हमारे पास सॉफ्ट और फर्म एंड फील्स हैं, जिसमें हमारे फ्लेक्शंस आ गई, ठीक है, और भी जो मूवमेंट्स हो जाती है, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, जितनी भी मूवमेंट्स हैं हमारी, उसमें हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी एक जैसे बराबर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि होना ज़रूरी नहीं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों बराबर हों। ठीक है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी से थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है अनटिल अनलेस के बॉडी ब्लॉक ना, वो मैंने आपको पहले बात क्लियर कर दी। दूसरी बात इसमें यह है कि डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी 90 है तो हमेशा 20 डिग्री कम ही डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी हो। ऐसा भी हो सकता है कि डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि हमारे पास स्ट्रोक का पेशेंट आ जाता है, कोई और इंजरी वगैरह ऐसी हो जाए कि उसमें हम यूँ कह लें कि मसल अपना काम बिल्कुल ही छोड़ दे, मूवमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन पैसिव मूवमेंट हो रही हो, पैसिव जो थेरेपिस्ट मूवमेंट कराना चाहते तो उसको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन मिल रहा हो या एक्सेसिव रेंज ऑफ मोशन मिल रहा, तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी उसमें, लेकिन डायनामिक नहीं होगी, वो एक्टिवली कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा। तो हम इसको आसान अल्फाज में यूँ समझें कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा डायनामिक से आगे ही होगी, लेकिन डायनामिक से पीछे नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि डायनामिक बिल्कुल भी ना हो, पैसिव हमेशा ज़्यादा हमें अच्छी मिले या ज़्यादा मिले। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी मॉडल के ऊपर, किसी पेशेंट के ऊपर, या आपका कोई कलीग वगैरह उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपको ये चीज़ मिल रही है कि जो आपका पेशेंट है या जो आपका क्या कहते हैं कलीग है, वो आपके साथ काम कर रहा है और उसकी जो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी सुपीनेशन की बात करूँ, ये जीरो, अगर हम यहाँ से शुमार करें तो ये 90 डिग्री तक आ गया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री तक आने के बाद उसकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी कोई हाइपर एक्टिव है और उसको 90 डिग्री से भी नीचे जा रहा है, ठीक है, 110 तक चला गया, और आपने जब पैसिव उसको चेक किया तो 90 पे रोक गया, तो अब बोलो कि आइडियल तो 90 होती है और यहाँ पर रोक दिया तो ठीक है, तो ऐसे नहीं है। अगर उसकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी 110 तक है तो पैसिव कम अज़ कम 110 तो होनी ही चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही होनी चाहिए, चाहे वो 1 या 2 डिग्री क्यों ना हो। तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि जो सामने वाला है वो आपके साथ प्रैंक कर रहा है, धोखा कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, जो भी लफ्ज़ कह रहे हैं, वो एम्प्टी एंड फील कह लें, रोक रहा है, रिजिड मूवमेंट कर रहा है, नॉन कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा है। ये आपको जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मिले, सही रेंज नहीं मिल रही, तो आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि उसकी डायनामिक कितनी है और पैसिव कितनी है। ये बात रहेगी तो मैं आपको ये क्लियर कर लूँ। जो आज अब हाँ आते हैं हमारे अपने मेन टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो है हमारा कॉन्ट्रेक्चर, जो हमें चीज़ बतानी थी। क्योंकि हम जब मसल की बात करते हैं तो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? नॉर्मल मसल का एक्शन करना
जो मसल एनाटमी है इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आगे हम ज़ाहिर सी बात इसको बताएंगे ताकि हमें स्टिचिंग समझने में आसानी हो। जो मसल फाइबर्स हैं, सेक्रोमियर्स होते हैं, जितनी उसकी लेयर्स होती हैं, उनका आपस में जान मिलना जुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन करना यानी कि सुकड़ना उस चीज़ का। जो नॉर्मल मूवमेंट है, नॉर्मल एक्शन है, वो कॉन्ट्रेक्शन है। इसके मुकाबले में अगर हम एबनॉर्मल मूवमेंट की तरफ चले जाएं या एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन की तरफ चले जाएं तो वो कॉन्ट्रेक्चर बन जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चर और कॉन्ट्रेक्शन में डिफरेंस समझ लीजिए कि नॉर्मल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होती है, अगर एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाए तो उसको हम कॉन्ट्रेक्चर कहेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है जो आपके किशन कॉल्बी वाले लिखते हैं, जो आपकी थेरापेटिक एक्सरसाइज की बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो कॉन्ट्रेक्चर होगा वो मसल की कोई भी एटमॉस्फेयर या कोई भी न्यू लेंथ अक्वायर्ड करना, अडॉप्ट करना या न्यू लेंथ को कबूल कर लेना। यानी कि हम यूँ कह लें कि जो उसकी नॉर्मल लेंथ थी, जो नॉर्मल उसकी रेंज थी या जो उसकी साइज़ थी, उस साइज़ को छोड़कर उससे छोटी साइज़ को अडॉप्ट कर लेना, उसको कॉन्ट्रेक्चर कहते हैं, ठीक है। अब जो उसको माहौल मिला ये उस वजह से हुआ, जैसे कि एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी दी थी कि किसी का फ्रैक्चर होता है, वो प्लास्टर बांध लेता है, अब उसको 90 डिग्री का कंटिन्यूस मिला ना, वैसे बाइसेप 0 डिग्री तक जाता था तो उसकी लेंथ अलग थी। अब वो जो कांटेक्ट होने लगा 90 डिग्री तक रहने लगा तो अब उसकी लेंथ चेंज हो गई। अब जो लेंथ चेंज हुई, इसको ये जो माहौल मिला, इस माहौल की वजह से इसने इस रेंज को अडॉप्ट कर लिया, तो हो सकता है इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चर बनना, शॉर्टनिंग हो जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं कि कॉन्ट्रेक्चर सिर्फ और सिर्फ मसल के अंदर बने, ठीक है। कोई भी सॉफ्ट टिश्यू जो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा जॉइंट के आगे होती है, तो जॉइंट को क्रॉस कर रहा है जो भी सॉफ्ट टिश्यू, अगर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को छोड़कर छोटी लेंथ की तरफ जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें कॉन्ट्रेक्चर बन सकता है। मज़े की बात यह है कि कहीं भी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई कि इस साइज से इस साइज में होगा तो कॉन्ट्रेक्चर होगा, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक बाइसेप की लेंथ 1.5 फीट है, ठीक है, तो अगर वो 1.25 फीट तक हो जाए, यानी कि 18 इंचेस तक उसकी लेंथ है, वो 15 इंचेस तक हो जाए तो हम उसको कॉन्ट्रेक्चर में हो गया। तो इसी कोई बात लाजमी कहीं भी नहीं लिखी हुई। मज़े की बात तो ये है, जो केंडाल साहब हैं जिनकी पब्लिकेशन 2005 की है, और उनकी जो बुक है मैनुअल मसल टेस्टिंग के ऊपर, उन्होंने एक जगह तो ये बात लिखी अपनी पब्लिकेशन में कि कोई भी मसल टाइटनेस हो जिसमें उसकी लेंथ वगैरह कम हो रही हो तो उसको कॉन्ट्रेक्चर कहते हैं। और सबसे बढ़कर मज़े की बात इसमें ये आती है कि वही बंदा केंडाल साहब अपनी ही उसी पब्लिकेशन में आगे जाके इस बात की नफ़ी कर देते, इनकार कर देते कि हर टाइटनेस को कॉन्ट्रेक्चर नहीं कहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में जो हर्टल साहब हैं, जिन्होंने 2006 के अंदर पब्लिकेशन है मैनुअल थेरापी के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू मैनुअल थेरापी जो है, उसके अंदर उन्होंने ये बात बड़े मज़े की लिखी है कि मसल्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। ये मसल एनाटॉमी है जो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए मसल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू हो वो, और जो कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू हो, जब दोनों अपनी लेंथ को ख़त्म कर दें, लेंथ को छोड़, ख़त्म करने से मुराद ये कि अपनी ओरिजिनल लेंथ को छोड़कर दूसरी लेंथ को अडॉप्ट कर लें तो कॉन्ट्रेक्शन शुमार करेंगे। ये बात काबिल कबूल भी और आसान भी समझने के एतबार से, ठीक है। दूसरी बात ये कि कॉन्ट्रेक्चर की 4 टाइप्स हैं। उस जो आपकी किस्मत कॉल्बी वाले लिखते हैं थेरापी एक्सरसाइज के अंदर, कॉन्ट्रेक्चर की 4 टाइप्स हैं। और उससे पहले कॉन्ट्रेक्चर की डेजिग्नेशन, कि कॉन्ट्रेक्चर शुमार किस चीज़ का करेंगे। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारा पास सबसे इजी एग्जांपल बाइसेप होता है, इसी रीच में होता है समझाने के एतबार से। अगर कोई पेशेंट या मैं खुदा न खास्ता कुछ इंजरी हो जाती है और मेरा बाइसेप यहाँ पे मुड़ा रह जाता है, ठीक है, बाइसेप मुड़ा रह जाता है, मकसद ये कि एल्बो मेरा बेंड होकर रह गया, अब 90 डिग्री पर बेंड है और ये एक्सटेंशन में नहीं जा रहा, जा तो ये एक्सटेंशन में नहीं रहा, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं हो रही ना, एक्सटेंसर्स काम नहीं कर, एक्सटेंसर काम नहीं करे, या यूं ही कह लीजिए कि एक्सटेंसर्स अपना पूरा वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये एक्सटेंशन में नहीं जा रहा। और एक्सटेंशन में ना जाने की वजह से हम एक्सटेंसर का कॉन्ट्रेक्शन शुमार नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके फ्लेक्सर्स का कॉन्ट्रेक्शन शुमार करेंगे कि जो कॉन्ट्रेक्चर है वो फ्लेक्सर्स का कॉन्ट्रेक्चर है जो कि मूवमेंट को अलो नहीं करा। ये सिंपल वही बात एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट वाली जो एनाटॉमी के अंदर बात हम पढ़ते हैं कि एगोनिस्ट मूवमेंट कराता है, एंटागोनिस्ट मूवमेंट को रिलैक्स कराता है, मूवमेंट अपोज कर रहा होता है या मूवमेंट अलो कर रहा होता है, हम यूँ कह लें, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चर जो होगा, जो मसल वर्क परफॉर्म कर रहा है,
हमेशा उसके अपोजिट साइड पर कॉन्ट्रेक्चर होगा, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसी तरीके से मेरा हाथ फ्लेक्जन में नहीं जा रहा होता, ठीक है, और एक्सटेंशन मेरी कंप्लीट होती, तो जो कॉन्ट्रेक्चर होगा वो ट्राइसेप के अंदर यानी कि मेरे एक्सटेंसर्स के अंदर कॉन्ट्रेक्चर होगा, ना कि मेरे बाइसेप फ्लेक्सर्स के अंदर कॉन्ट्रेक्चर होगा। ये उसके डेफिनेशन यानी कि हम जब भी कोई भी मार्किंग करेंगे या लिखेंगे, कोई भी नोट लगाएंगे, लॉग बुक फिल करें, कुछ भी करें, तो हमें पता हो कि हमें कॉन्ट्रेक्चर को किस एतबार से कहाँ पर लिखना है। ये स्ट्रोक के पेशेंट में हाथ मुड़ा हुआ होता है, अब खुल नहीं रहा, तो एक्सटेंसर का कॉन्ट्रेक्चर नहीं होगा बल्कि फ्लेक्सर्स का कॉन्ट्रेक्चर होगा। ये बात हो। अब आ जाते हैं 4 टाइप्स के ऊपर। जो थेरापिटिक एक्सरसाइज वाले सबसे पहले जो टाइप लिखते हैं वो है आपकी मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर, ठीक है। मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर नाम से पता चल रहा है, मायो यानी कि मसल्स, मसल की जो कॉन्ट्रेक्चर होगा उसमें मसल की भी पैथोलॉजी नहीं होगी, ठीक है। मसल की इटसेल्फ कोई पैथोलॉजी नहीं होगी, वो मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर कहलाएगा। अब कॉन्ट्रेक्चर वो बना कि जो पैथोलॉजी क्यों नहीं, तो वही सिंपल सी बात कि उसको एटमॉस्फेयर ऐसा मिला कि वो उस लेंथ में रहने लग गया, चाहे वो पोस्चर की वजह से हो, चाहे वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से, चाहे वो मसल की जो है यानी कि इम्बेलेंस हो गया, या जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि यहाँ पे प्लास्टर वगैरह बांध दिया गया है, अब वो हाथ बैंड का बैंड, आप उसको एटमॉस्फेयर ये मिला 6 हफ्ते तक हाथ ऐसे ही मुड़ा रहा, तो अब बाइसेप के अंदर कॉन्ट्रेक्चर बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब सबसे फायदे की बात यह है कि जो मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर होगा वो 100% सिंपल स्ट्रेचिंग टेक्निक से, सिर्फ एक ही टेक्निक से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें मजीद उसमें मेहनत करने की, किसी और चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारा मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर जो है वो रिलीज हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो टाइप है हमारा सूडो मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर। सूडो मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर की जो असल वजह है, इसकी कॉज या ओरिजिन कह लें, मसल के अंदर कोई नर्वस पैथोलॉजी मौजूद हो, यानी कि आपकी जो नर्व सप्लाई आ रही है वो उसकी कंप्रोमाइज़ हो जाए। जैसे कि हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट आते हैं। ऐसे कोई भी पेशेंट जिसकी वजह से उसकी नर्व कंप्रोमाइज़ हो गई, नर्व कंप्रोमाइज़ होने की वजह से मसल ने अपना एक्शन परफॉर्म करना छोड़ दिया, सही परफॉर्म नहीं कर सका, तो अब जो कॉन्ट्रेक्चर बना वो अपना सूडो मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर बनेगा। सूडो झूठे को कहते हैं, ठीक है, तो सूडो मायोस्टेटिक कॉन्ट्रेक्चर बनेगा। अब इसमें इलाज के अंदर, ट्रीटमेंट प्लान के अंदर स्ट्रेचिंग तो शामिल होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं होगी, बल्कि इसमें न्यूरो इनहिबिशन प्रोसीजर एक अप्लाई करता है, हमारी टेक्निक होती है, उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद जाकर वो हमारा, अगर स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं तो फिर हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और फिर हमारी लेंथ अचीव हो जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह मौका मिला तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाद में फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है हम उसी के हिसाब से लेते हुए चलेंगे। जो चौथा टाइप है वो है ऑर्थोजेनिक कॉन्ट्रेक्चर। ऑर्थोजेनिक जिसे नाम से पता चलता है कि जॉइंट के अंदर से है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ जॉइंट के साथ खास हो, जैसे कि कैप्सूल, हमारा कैप्सूल हो गया, बरसा हो गया, हमारा अपना कार्टिलेज कह लें, ठीक है, ऑस्टियोफाइट जॉइंट सरफेस के ऊपर है, जॉइंट सरफेस के ऊपर है, तो वही जो पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जॉइंट लॉक हो जाएगा, मूवमेंट अलो नहीं करेगा, हाइपोमोबिलिटी होगी, वगैरह वगैरह तमाम बातें थी। इसी एतबार से कैप्सूल की श्रिंकेज हो गई, मूवमेंट अलो नहीं कर रहा। अब कॉन्ट्रेक्चर जो बन रहा है वो ऑर्थोजेनिक कॉन्ट्रेक्चर है। इस कॉन्ट्रेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे, तो माजरत के साथ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग इसमें फ़ायदा नहीं देगी, आपको जॉइंट को रिलीज़ करना पड़ेगा। जॉइंट के लिए आप मोबिलाइजेशन करें, जॉइंट की रिलीज जो टेक्निक है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हमारी मोबिलाइजेशन की आगे सीरीज़ आएगी, उसमें भी इसको मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये आपके जहन में हो कि हमने 3 टाइप्स पढ़े, मायोस्टेटिक, सूडोमायोस्टेटिक और तीसरा ऑर्थोजेनिक। मायोस्टेटिक में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग सफिशेंट है, सूडोमायोस्टेटिक में स्ट्रेचिंग के साथ न्यूरो इनहिबिशन भी आपको करनी पड़ेगी। और जो चौथा हमारा जो तीसरा हमारा टाइप ऑर्थोजेनिक, उसमें स्ट्रेचिंग के साथ हमें ऑर्थो यानी कि जॉइंट को भी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, या जॉइंट को भी हमें रिलीज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे हमें हमारी जो रेंज है वो कंप्लीट मिलेगी, या हमारी जो मोशन है, मसल का मोशन है वो रिलीज हो जाएगा। अब जो चौथी बात बची, चौथा जो टाइप है वो है फाइब्रोटिक कॉन्ट्रेक्चर। फाइब्रोटिक कॉन्ट्रेक्चर जो है वो मसल की वो एडॉप्टेशन है जिसमें फाइब्रस टिश्यू बन जाए, जिससे कि हमारा स्कार, सबसे इजी एग्जांपल हमारे पास स्कार किया जाती है कि स्कार हमेशा रह जाता है, कहते हैं ना कि वुंड हील्स स्कार रिमेन्स, स्कार रह जाता है, स्कार रह जाता है हमारा, स्कार फॉर्मेशन हो गई।
अब स्कार फॉर्मेशन जो होगी यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बन गई है और कार्सिनोमा वगैरह हो गया या बॉन को इस अंदाज से होगी, यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बन गए। अब हम उस चीज़ को सिर्फ स्ट्रेचिंग के साथ तो क्या नॉन सर्जिकल कोई भी ऐसी इंटरवेंशन नहीं है कि उसको अचीव कर सके, उसको ट्रीट कर सके 100% ट्रीट नहीं, तो हाँ स्ट्रेचिंग से कुछ ना कुछ हद तक बेहतर ज़रूर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात जो हमारा चौथा टाइप था फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर, उसमें हमें ऑप्टिमल यानी कि बेहतरीन रिजल्ट्स 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते नॉन सर्जिकल जो इंटरवेंशंस होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग सर फेरिस्त है। जबकि इसके मुकाबले में जो हमारे पास तीनों चीज़ें थी, मायोस्टेटिक, सूडोमायोस्टेटिक और तीसरा ऑर्थोजेनिक, इन तीनों में हमें 100% रिजल्ट्स मिल जाते हैं अगर हम जो इनकी प्रॉपर टेक्निक्स है उन चीज़ों को अप्लाई करें। इसके साथ ही हमारा कॉन्ट्रैक्चर का टॉपिक यहाँ पे इख्तिताम कर रहे हैं आज की वीडियो का। मुझे अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका हाफिज़ डॉक्टर करमुल्लाह अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।